दोस्तों हाल में मैंने एक जांगो नाम की फिल्म देखी है जो कि एक तमिल साइंस फिक्शन फिल्म है। और इस फिल्म को मानव कार्तिकेयन ने डायरेक्ट किया है। ये एक टाइम लूप बेस्ड फिल्म है जिसे देखने में आपको जरूर मजा आएगा। इस कहानी में गौतम नाम का एक न्यूरोसर्जन डॉक्टर जब सुबह 7 बजे उठता है तो उसके साथ सेम वही घटना होने लगती है जो कल के दिन उसके साथ हुई थी। अब हर दिन उसके साथ सेम ही घटनाएं हो रही थी, जिससे वो समझ जाता है कि वो एक टाइम लूप में ट्रैप हो गया है। और इसी टाइम लूप में कुछ अनजान लोग उसकी पत्नी को मारने की भी कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, गौतम अपनी पत्नी की जान कैसे बचाएगा और क्या वो इस टाइम लूप से कभी बाहर निकल पाएगा, यही देखेंगे हम आज की साइंस फिक्शन कहानी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही साउथ की मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक एस्ट्रॉयड हमारे गैलेक्सी की तरफ आ रहा है। जब ये एस्ट्रॉयड हमारे अर्थ के आसपास आता है तो हमारे अर्थ के बड़े बड़े साइंटिस्ट इस एस्ट्रॉयड को डिटेक्ट कर लेते हैं। नासा फौरन इस एस्ट्रॉयड की स्टडी करने में लग जाती है और देखते ही देखते वो एस्ट्रॉयड अर्थ की तरफ बढ़ने लगता है। तब जाके यहाँ पर मूवी का टाइटल रिवील होता है, जैंगो। अब उसके अगले दिन मतलब कि अक्टूबर 1 तारीख को सारी दुनिया इसी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात कर रही होती है कि एस्ट्रॉयड हमारी धरती की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और अब स्पेस में कुछ भी हो सकता है। यहाँ चेन्नई के पार्क में भी हम कुछ लोगों को इसी टॉपिक पर बात करता हुआ देखते हैं। अब उसी पार्क में निशा नाम की एक लड़की जॉगिंग करने के लिए आती है जो कि एक न्यूज रिपोर्टर होती है। और उसके बाद हमें कहानी के हीरो से इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम है गौतम। और गौतम एक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर होता है। अब निशा जिस पार्क में जॉगिंग कर रही होती है वहां पर गौतम का एक दोस्त होता है। वो दोस्त फौरन गौतम को कॉल करता है और उसे निशा के बारे में बताता है कि निशा यहाँ पर जॉगिंग करने के लिए आई है, तुम फौरन यहाँ पर पहुंच जाओ। दरअसल दोस्तों, गौतम निशा से बहुत ज्यादा प्यार करता है। अब यहाँ पर ये बात सुनने के बाद गौतम फौरन उस पार्क में पहुंच जाता है। वो निशा से बात करने की कोशिश करता है लेकिन निशा गौतम के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देती। वो उसमें थोड़ी सी भी इंटरेस्टेड नहीं होती, उल्टा उसे गालियां देकर वहां से चली जाती है। खैर, अब यहाँ ये सिर्फ सारे न्यूज चैनल वाले इसी एस्ट्रॉयड के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। निशा के चैनल वाले भी माइकल नाम के एक साइंटिस्ट को बुलाकर उसके साथ इंटरव्यू करने लगते हैं। और इस इंटरव्यू के दौरान निशा माइकल से सवाल पूछने लगती है कि सर, बताया जा रहा है कि ये एस्ट्रॉयड हमारी धरती पर गिरने वाला है, क्या इस वजह से इंसानों को कोई नुकसान हो सकता है? माइकल जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, इससे हम इंसानों को कोई भी नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि जिस रफ्तार से वो एस्ट्रॉयड हमारी धरती की तरफ आ रहा है, जब तक वो एस्ट्रॉयड हमारी धरती की तरफ पहुंचेगा तब तक वो एस्ट्रॉयड स्पेस में खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो लोगों को इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। खैर, अब उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा दिन शुरू होता है, अक्टूबर 2। गौतम ठीक 7 बजे अपनी नींद से जाग जाता है और दरवाजे पर गौतम की काम वाली आती है। अब यहाँ पर काम करते समय गौतम की सर्वेंट एक प्लेट को फोड़ देती है, लेकिन गौतम उससे कुछ भी नहीं कहता। थोड़ी देर के बाद गौतम की माँ उसे कॉल करती है और कहती है कि बेटा, कितने दिन अपने पास्ट को याद करके ऐसे ही बैठे रहोगे, अब तो शादी कर लो। तो गौतम कहने लगता है कि माँ, मैंने आपको कितनी बार कहा है मेरी शादी के बारे में फिक्र करना छोड़ दो, वैसे भी मुझे हॉस्पिटल जाने के लिए लेट हो रहा है, चलो मैं जाता हूँ। ऐसा कहकर वो फोन को कट कर देता है। उसके बाद जब गौतम अपनी कार से हॉस्पिटल जा रहा होता है तो रास्ते में एक पियक्कड़ आदमी गौतम की कार के सामने आ जाता है। और यहाँ पर ये बंदा एक्सीडेंट होने का नाटक करने लगता है और उससे पैसे मांगने लगता है। तो अब यहाँ पर इस पियक्कड़ आदमी से छुटकारा पाने के लिए गौतम उसे कुछ पैसे दे देता है और फिर आगे बढ़ने लगता है। रास्ते में आते वक्त गौतम को उसके हॉस्पिटल से कॉल आता है और वो लोग कहते हैं कि सर, पाकिस्तान से जो पेशेंट आई है आज उस लड़की का ऑपरेशन करना है, उस बच्चे की कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस है। तो गौतम कहता है कि आप लोग ऑपरेशन की तैयारी कर दो, मैं रास्ते में ही हूँ, थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। खैर, अब उसी हॉस्पिटल में रमेश नाम का एक और डॉक्टर होता है और रमेश गौतम से बहुत ज्यादा जलता रहता है। रमेश अपने एक फ्रेंड से कहता है कि मैं भी तो एक डॉक्टर ही हूँ, तो मैं ऑपरेशन क्यों नहीं कर सकता, सारे लोग गौतम को ही क्यों प्रेफर करते हैं। खैर, अब इसी दरमियान गौतम ऑपरेशन थिएटर पहुंच जाता है और बहुत ही प्रिसाइजली उस बच्चे का ऑपरेशन करने लगता है। ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद गौतम अपने स्टाफ से कहता है कि इस बच्चे को आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखो। अब ऑपरेशन थिएटर से सारा स्टाफ चला जाता है लेकिन रमेश वहीं पर रुकता है। खैर, अब इसी दरमियान में हमें पता चलता है कि गौतम को बेस्ट डॉक्टर का अवार्ड मिल गया है। काफी सारे चैनल्स वाले गौतम को इंटरव्यू करते रहते हैं और इसी दरमियान में निशा के चैनल वाले गौतम को अपने स्टूडियो में इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं और लकीली निशा गौतम का इंटरव्यू लेती है। अब इंटरव्यू वगैरह खत्म होने के बाद गौतम निशा से बात करने की कोशिश करता है लेकिन निशा तो उसकी तरफ देखती भी नहीं है और वहां से चली जाती है। और तब हमें यहाँ पर एक शॉकिंग बात पता चलती है
यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि निशा अपने करियर से बहुत ज्यादा प्यार करती है। वो एक बहुत बड़ी जर्नलिस्ट बनना चाहती है। अब इसी दरमियान में निशा और गौतम की मुलाकात होती है। गौतम धीरे धीरे निशा से प्यार करने लगता है और इत्तेफाक से निशा के पेरेंट्स निशा के लिए गौतम का ही रिश्ता लेकर आते हैं। अब गौतम की अच्छाई देखकर निशा उसके साथ शादी तो कर लेती है, लेकिन निशा गौतम को उतना भाव नहीं देती। हर वक्त अपने काम में ही बिजी रहती है। गौतम और उसके माँ के साथ बैठकर खाना तक नहीं खाती, अपने काम पर ही बाहर से खाना खाकर आती है। रात को लेट से घर पर आना, बहुत देर तक सोते रहना, अपने पति की एक भी बात नहीं मानना। तो ये निशा की सारी हरकतें गौतम की माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और गौतम की माँ निशा को डांटने लगती है। अब निशा को अपने प्रोफेशन से बहुत ज्यादा प्यार होता है और शादी से पहले ये बात निशा ने गौतम को बताई थी। खैर, अब इसी बात को लेकर निशा और गौतम के बीच एक छोटा सा झगड़ा हो जाता है, लेकिन निशा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सेपरेट हो जाती है। इसीलिए गौतम उससे बार बार मिलकर उसे मनाने की कोशिश कर रहा है। खैर, अब यहाँ पर प्रेजेंट डे पर गौतम को हॉस्पिटल से कॉल आता है। वो लोग बताते हैं कि सर, वो पाकिस्तान की लड़की जिसका आपने सुबह ऑपरेशन किया था, वो लड़की मर चुकी है। और ये सुनने के बाद गौतम तो शॉक ही रह जाता है। वो सोचने लगता है कि ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन ये ऐसा कैसे हो सकता है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि गौतम के 3 फ्रेंड गौतम के घर पर आते हैं, गौतम के साथ मिलकर पार्टी शार्टी करने के लिए। अब देर रात तक यहाँ पर गौतम किट्टी और 2 फ्रेंड के साथ बहुत ज्यादा शराब पीता है और उसी तरह से बेचारा गौतम लेट से सो जाता है। लेकिन तभी आधी रात को गौतम को हॉस्पिटल से कॉल आता है। वो लोग कहते हैं कि हॉस्पिटल में एक औरत की कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस हो गई है, आपको फौरन यहाँ पर आना होगा। तो उसी तरह से गौतम फौरन अपनी गाड़ी निकालकर हॉस्पिटल जाने लगता है, लेकिन बीच रास्ते में उसकी गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाती है और जब गौतम अपनी कार को चेक कर रहा होता है तो तभी वहां से वो एस्ट्रॉयड गुजरने लगता है। गौतम उससे एस्ट्रॉयड को देखते रहता है और देखते ही देखते वो एस्ट्रॉयड वहां पर एकदम से ब्लास्ट हो जाता है और उस वक्त टाइम के ठीक 12 बजते हैं। खैर, अब उसके अगले दिन गौतम की ठीक 7 बजे नींद खुलती है। दरवाजे के पास उसकी सर्वेंट आती है कुछ वेजिटेबल्स वगैरह लेकर। इसी तरह से अपने काम के दौरान वो सर्वेंट एक प्लेट को फोड़ देती है। अब ये देखकर गौतम उस काम वाले को डांटने लगता है कि ये क्या, तुमने आज भी एक प्लेट फोड़ दी। काम वाली कहती है कि अरे सर, मैंने तो एक ही प्लेट फोड़ी है। अब उसके थोड़ी देर बाद में गौतम की माँ उसे कॉल करती है और उसकी शादी के बारे में पूछती है। गौतम कहता है कि अरे माँ, कितनी बार यही बात बार बार बोलती रहोगी, कल ही तो मैंने तुमको बोला था ना। गौतम की माँ कहती है कि कल नहीं, तो तुमसे बात किए हुए तो मुझे 1 हफ्ता हो गया था। लेकिन गौतम इस बात को इग्नोर करते हुए हॉस्पिटल जाने लगता है। अब एक पियक्कड़ बंदा बीच रास्ते में उसके सामने आ जाता है और एक्सीडेंट होने का नाटक करने लगता है। गौतम इस बंदे को कुछ पैसे देता है और वहां से हॉस्पिटल आ जाता है। हॉस्पिटल आने के बाद गौतम उस पाकिस्तान वाली लड़की को देखता है जिसका आज ऑपरेशन करना है। तो उसे देखकर गौतम अपने स्टाफ से पूछने लगता है कि अरे ये लड़की, इसका तो मैंने कल ही तो ऑपरेशन किया था और तुम लोगों ने बताया था कि ये लड़की मर चुकी है। स्टाफ मेंबर्स कहने लगते हैं कि नहीं सर, इसका ऑपरेशन तो आज ही होने वाला है। तो अब गौतम भी उसी तरह से उस लड़की का ऑपरेशन कर देता है और इसे आधे घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए कहता है। ये होने के बाद निशा के टीवी चैनल्स वाले गौतम को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। अब गौतम इंटरव्यू देता है और रात होने के बाद वो किट्टी और अपने दोस्तों के साथ घर पर आता है। यहाँ पर आने के बाद वो शराब पीने लगते हैं और गौतम किट्टी से कहने लगता है कि अरे किट्टी, मैं एक ही दिन दोबारा से जी रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। किट्टी कहने लगता है कि अरे पागल, इसे तेजाब कहते हैं, लगता है शायद तुझे तेजाब हो गया है। खैर, अब उसके दूसरे दिन गौतम ठीक 7 बजे उठता है। दोबारा से दरवाजे पर उसकी सर्वेंट आती है कुछ वेजिटेबल्स वगैरह लेकर और कल जो उसके साथ घटनाएं हुई वही सेम घटनाएं आज भी उसके साथ होने लगती है। अब इसी तरह से गौतम के साथ 3-4 बार होने लगता है। गौतम एक ही दिन को बार बार जीने लगता है और रात के 12 बजते हैं तो दिन फिर से रीसेट हो जाता है। अब उसके बाद गौतम फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट के पास जाता है। गौतम अपनी प्रॉब्लम उस साइंटिस्ट को बताने लगता है और वो उसे कहता है कि सर प्लीज आज ही आप मेरी मदद कीजिए, वरना अगर रात के 12 बज जाएंगे तो दिन फिर से रीसेट हो जाएगा और मुझे दोबारा से आपके पास आकर ये सारी कहानी फिर से सुनानी होगी। अब इसी बातों ही बातों में माइकल फ्रैंकलिन के पास आता है। फ्रैंकलिन और माइकल ये दोनों जैंगो नाम के प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने लगते हैं और उसके बाद फ्रैंकलिन गौतम से कहता है कि गौतम, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, फिलहाल मुझे एक जरूरी मीटिंग है। तो बेचारा गौतम मायूस होकर वहां से चला जाता है। उसके बाद गौतम हर दिन अपनी एक नई लाइफ जीने लगता है, अपने मनपसंद काम करने लगता है। उसी तरह से वो काफी सारे लोगों की जान भी बचाता है, क्योंकि उसके लाइफ में तो एक ही दिन बार बार रीसेट हो रहा था ना, इसीलिए। और बाद में गौतम को कौन याद करेगा। खैर, अब इसी दरमियान में एक दिन गौतम टीवी न्यूज चैनल ऑन करता है और टीवी न्यूज पर ये न्यूज चैनल लगती है कि चेन्नई के किसी एक एरिया में एक यूएफओ आया है और एलियन के इस शिप को देखने के लिए काफी सारे लोग बहुत बड़ी तादाद में वहां पर जा रहे हैं।
और उसी तरह से बड़े बड़े साइंटिस्ट भी इस यूएफओ का इंस्पेक्शन कर रहे हैं। अब ये न्यूज देखने के बाद गौतम को उस रात का इंसिडेंस याद आने लगता है, जब गौतम आधी रात को अपने हॉस्पिटल जा रहा था, तो तब उसने एक एस्ट्रॉयड देखा था। और अब यहाँ पर गौतम को ये बात पता चलती है कि वो एक्चुअली कोई एस्ट्रॉयड नहीं है, बल्कि वो यूएफओ था। और उसी के बाद से ही गौतम के साथ ये सारी घटनाएं हो रही है। शायद इस यूएफओ में से जो रेडिएशन बाहर निकलते हैं उसका असर गौतम पर हुआ होगा। तभी यहाँ पर गौतम एक और शॉकिंग न्यूज देखता है। जब निशा अपना ऑफिस खत्म करके वापस अपने घर जा रही थी, तब एक गुंडे ने आकर निशा को गोली मार दी। निशा किसी तरह हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रही है। ये न्यूज देखने के बाद गौतम के तो होश उड़ जाते हैं। गौतम फौरन निशा के हॉस्पिटल जाने लगता है उसको देखने के लिए। लेकिन इसी दरमियान देखते देखते रात के 12 बज जाते हैं और 200 दिन फिर से रीसेट हो जाता है। गौतम की दोबारा से ठीक 7 बजे नींद खुलती है और गौतम फौरन निशा के पास जाकर उससे यही बात बताने लगता है कि दिशा देखो, तुमको कोई मारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन निशा गौतम की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। वो सोचने लगती है कि गौतम बस उससे बात करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो ऐसा कह रहा है। खैर, अब रात होने तक गौतम निशा के ऑफिस के बाहर निशा का वेट करते रहता है। ऑफिस खत्म होने के बाद जब निशा अपनी कार लेकर अपने घर जाने लगती है, तो गौतम निशा को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन इसी दरमियान में एक बाइक वाला बंदा आकर निशा को गोली मार देता है और उसी के कार में बेचारी निशा दोबारा से मर जाती है। डे फिर से रीसेट हो जाता है और गौतम फौरन निशा के ऑफिस आकर सब लोगों को ऑब्जर्व करने लगता है कि कौन ऐसा बंदा हो सकता है जो निशा को मारना चाहता है। अब दोबारा से रात होने तक गौतम निशा के ऑफिस के बाहर ही वेट करता है। जब निशा अपनी कार लेकर वहां से जाने लगती है, तो गौतम निशा को फॉलो करने लगता है। और अब इसी रास्ते के दरमियान एक बाइक वाला बंदा निशा की कार को फॉलो करने लगता है। और जब वो किलर निशा को गोली मारने ही वाला था, गौतम फौरन अपनी गाड़ी लेकर उस बाइक वाले बंदे को ठोक देता है और उस किलर के पास आकर उसे बार बार मारने लगता है और उसे पूछता है कि बताओ तुम कौन हो और तुम्हें किसने भेजा है। लेकिन तभी वहां पर एक और बंदा आकर निशा को गोली मार के चला जाता है और यहाँ पर फिर से निशा मर जाती है। 12 बजने के बाद दिन फिर से रीसेट हो जाता है। अब उसके बाद गौतम फौरन निशा के ऑफिस जाकर एक बंदे से सवाल पूछने लगता है, क्या निशा ने रिसेंटली किसी मिशन को किया था और क्या निशा को कोई अवार्ड मिला था क्या। तो वो बंदा गौतम को निशा के एक मिशन के बारे में बताने लगता है कि चेन्नई के किसी एरिया में लड़कियों की बहुत ज्यादा किडनैपिंग हो रही थी, काफी सारी लड़कियां मिसिंग हो रही थी और निशा उसी एरिया में स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए गई थी। तब वहां पर उन गुंडों ने निशा को किडनैप कर लिया। लेकिन निशा ऑलरेडी अपने साथ एक हिडन कैमरा और माइक लेकर गई थी। उसने उन गुंडों की सारी बातें और क्लिप्स अपनी टीम को भेजी और निशा की लोकेशन को ट्रैक करके उसकी टीम पुलिस के साथ वहां पर पहुंच गई। वहां पर पुलिस ने सारी लड़कियों को फाइंड आउट कर लिया जो उन गुंडों ने लड़कियों को छुपा कर रखा था। इस तरह से अब निशा का फ्रेंड इस ऑपरेशन के बारे में गौतम को बताने लगता है और यहाँ पर रात होने तक गौतम निशा के ऑफिस के बाहर उसका वेट करते रहता है। तभी वहां पर निशा का बॉस आता है और गौतम को देखकर कहने लगता है कि अरे सर, आपका इंटरव्यू तो खत्म हो चुका है ना, तो आप अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो गौतम कहने लगता है कि सर मेरी कार ब्रेकडाउन हो चुकी है और मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ। तो निशा का बॉस कहता है कि तो फिर आप और निशा ऑफिस की कार लेकर घर जा सकते हो और वो उन्हें एक ड्राइवर के साथ कार में भेज देता है। जब ये तीनों कार से जा रहे होते हैं तो दो बाइक वाले इनकी कार का पीछा करने लगते हैं। अब गौतम को तो पहले से पता होता है कि निशा को कोई मारने वाला है, तो गौतम ड्राइवर को कहने लगता है कि गाड़ी इधर घुमाओ, गाड़ी उधर घुमाओ। इस तरह से वो रास्ता बदलने लगते हैं। लेकिन बहुत लंबी चेसिंग के बाद फाइनली वो दो बंदे उनकी कार के सामने आ ही जाते हैं और तभी वहां पर गौतम निशा और ड्राइवर को गोलियों से भून देते हैं और उन तीनों की वहीं पर मौत हो जाती है। खैर, अब 12 बजे वो यूएफओ चेन्नई के किसी एरिया में आता है और बहुत सारे लोग उस यूएफओ को देखने के लिए वहां पर जमा हो जाते हैं। पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए अब पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है और उसी तरह से वहां पर बहुत सारे साइंटिस्ट भी आ चुके होते हैं उस यूएफओ का इंस्पेक्शन करने के लिए। अब इसी यूएफओ को देखने के लिए फ्रैंकलिन भी वहां पर आता है और गौतम यहाँ पर फ्रैंकलिन को दोबारा से अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताता है कि बार बार मैं एक ही दिन जी रहा हूँ। अब तक गौतम इसी एक दिन को 9 बार जी चुका है और इसी बातों ही बातों में गौतम उन्हें कहता है कि जब ये यूएफओ सिटी में आया था तो मैं इस यूएफओ के काफी करीब था और शायद उसी वजह से सारी घटनाएं बार बार मेरे साथ हो रही है। और ये सुनने के बाद फ्रैंकलिन उस यूएफओ को वापस भेजने की तैयारी में लग जाता है। उसके बाद गौतम अपने फ्रेंड किट्टी के पास आता है जो कि एक पुलिस ऑफिसर होता है। गौतम किट्टी को भी अपने बारे में बताता है लेकिन किट्टी गौतम की बातों पर यकीन नहीं करता। अब किट्टी को यकीन दिलाने के लिए गौतम उसे आगे जो कुछ भी होने वाला है उसके बारे में बता देता है और ये देखकर तो किट्टी के होश उड़ जाते हैं। किट्टी उससे पूछने लगता है कि ये सब कुछ तुमको पहले से कैसे पता। गौतम उससे कहता है कि तुम्हारे लिए ये एक नॉर्मल डे है लेकिन इसी दिन को मैं बार बार जी चुका हूँ। किस टाइम पर कौन सी घटना होने वाली है ये मुझे पहले से ही पता है। किट्टी, अब मेरी बात ध्यान से सुनो।
निशा को कोई मारना चाहता है, लेकिन मैं निशा को बचा नहीं पाया। दो लोग बाइक में आकर निशा को मार रहे हैं। मुझे उन दो बाइक्स का नंबर याद है, इसलिए हमें उन बाइक्स का नंबर ट्रैक करके उन्हें पकड़ना होगा। तो उसी तरह से गौतम और किटी उन दोनों के बाइक्स का नंबर ट्रैक कर लेते हैं और उन दोनों को गिरफ्तार भी कर लेते हैं। किटी उन दोनों को सेल में डालकर बहुत ज्यादा मारता पीटता है और तब जाकर वो बताते हैं कि उन्हें किसने सुपारी दी थी निशा को मारने के लिए। वो बताते हैं कि उस बंदे ने इन दोनों को सिर्फ कॉल किया था और ये सारी बातें फोन के जरिए हुई थी। तो किट्टी फौरन उस नंबर को हासिल करके उसे ट्रैक करने लगता है और इस नंबर को ट्रैक करने के बाद इन दोनों को पता चलता है कि ये नंबर तो निशा के ऑफिस में काम करने वाले एक बंदे का है जिसका नाम है राजेश। जब गौतम राजेश के सामने आकर निशा के बारे में पूछने लगता है तो राजेश तुरंत ही वहाँ से भागने लगता है, लेकिन गौतम कैसे भी करके राजेश को पकड़ ही लेता है। और अब गौतम के पूछने पर राजेश उन्हें बताता है कि एक दिन कुछ अनजान लोग राजेश के घर पर आकर उसके बीवी बच्चों को किडनैप कर लिया और राजेश को निशा के बारे में पूछने लगे कि वो ऑफिस में कब आती है, कब जाती है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर राजेश ने अपनी फैमिली को बचाने के लिए निशा के बारे में सब कुछ बता दिया। खैर, अब यहाँ पर सेफ्टी के लिए गौतम और किटी ये दोनों निशा को गिरफ्तार कर लेते हैं ताकि उसे सेफ रख सके। ये लोग पुलिस स्टेशन जाने लगते हैं, लेकिन तभी लोगों के सामने कुछ पुलिस वाले आकर इन लोगों को देखने लगते हैं और ये पुलिस वाले देखते ही देखते गौतम, निशा और किटी को जान से मार देते हैं। खैर, अब डे फिर से रीसेट हो जाता है और गौतम फौरन निशा के पास आकर उससे यही बात बताने लगता है कि निशा तुमको कोई मारना चाहता है। लेकिन यहाँ पर दोबारा से निशा गौतम की बातों पर भरोसा नहीं करती। अब निशा को यकीन दिलाने के लिए गौतम उसे आगे जो कुछ भी होने वाला है उसके बारे में बताता है और तब जाके कहीं पर निशा को थोड़ा सा यकीन होने लगता है। उसके बाद गौतम निशा से पूछता है कि निशा, तुम अच्छे से याद करो और मुझे बताओ कि तुम्हारे दुश्मन कौन कौन है। ऐसा कौन हो सकता है जो तुम्हें मारना चाहता है? क्या तुम्हारे वजह से किसी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था? तो यहाँ पर निशा को कुछ भी याद नहीं आता, लेकिन अब यहाँ पर गौतम उसकी कितनी फिक्र करता है ये बात जानकर निशा उसे प्यार करने लगती है। तभी गौतम वहाँ पर एक ऑडी कार को देखता है। इस कार को देखने के बाद गौतम को ये याद आता है कि ये कार एक्चुअली माइकल की है। दरअसल ये टाइम लूप सिर्फ गौतम के साथ ही हो रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से गौतम ने यह ऑब्जर्व किया है कि गौतम जहाँ पर भी जाता है गौतम इस ऑडी कार को देखता है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि वो कार एक जगह पर रहनी चाहिए। खैर, उसके बाद यहाँ पर गौतम और निशा माइकल की सीक्रेट प्लेस को ढूंढ लेते हैं और वहां पर जाने के बाद गौतम और निशा ये दोनों वहां पर काफी सारे अजीब से डिवाइस देखते हैं और उसी तरह से गौतम के साथ जो कुछ भी घटनाएं हुई थी वो सारी चीजें एक बोर्ड पर स्केचेस में होती है। अब माइकल के वहां पर ना होने की वजह से गौतम और निशा वहां से निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर माइकल के आदमी उन दोनों को पकड़ लेते हैं। फिर माइकल भी वहां पर आकर बिना सोचे समझे एक गन लेकर निशा को मार देता है। उसके बाद वो गौतम से कहने लगता है कि अरे गौतम, निशा तो तुमसे जुदा हो गई है, तो फिर तुम उसे बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? निशा ने मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर दिया, इसलिए मैं उसे बार बार मार रहा हूँ। मैं बहुत दिनों से एक आर्टिफिशियल हार्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ। मैंने उस आर्टिफिशियल हार्ट को बना भी दिया। उस हार्ट की वजह से काफी सारे लोग जिंदगी भर जी सकते हैं। अब मेरे इस हार्ट को टेस्ट करने के लिए मुझे इंसानों की जरूरत थी, क्योंकि पुलिस वाले इस केस को ह्यूमन ट्रैफिक के नीचे इन्वेस्टिगेट करेंगे। इसलिए मैंने यंग लड़कियों को किडनैप करके उनके ऊपर टेस्ट करना शुरू किया और इस टेस्ट के दौरान काफी सारी लड़कियां मर भी गई। पता नहीं क्यों मेरा आर्टिफिशियल हार्ट उनके ऊपर काम नहीं किया। मैं बार बार मेरे हार्ट को मॉडिफाई करता रहा और उसके टेस्ट करते रहा, लेकिन तभी बीच में निशा ने आकर मेरे सारे प्लान पर पानी फेर दिया। निशा ने स्टिंग ऑपरेशन करके मेरे सारे आदमियों को पकड़वा दिया और मेरी रिसर्च की सारी जगह भी सील कर दी। और तो और निशा के पास मेरे खिलाफ बहुत सारे सबूत थे और वो उन सबूतों को ले जाकर आईजी को देने वाली थी। और इससे पहले मैं निशा को मरवाना चाहता था। निशा मर गई है या नहीं ये कंफर्म करने के लिए मैं जब ब्रिज के पास गया था तभी वो यूएफओ वहां से गुजरने लगा और उसका असर मुझ पर भी हो गया और मैं भी तुम्हारी तरह इस टाइम लूप में फंस गया। एक ही काम को यहाँ पर बार बार करने लगा और इसी दरमियान में मुझे तुम्हारे बारे में पता चला कि तुम भी इस टाइम लूप में फंस चुके हो और यहाँ पर तुम अपनी लवर निशा को बचाना चाहते थे, लेकिन कभी ना कभी ये टाइम लूप खत्म हो जाएगा और अगर उस दरमियान में निशा बच गई तो मुझे नुकसान होगा। इसलिए मैं हर रात निशा को मरवा रहा हूँ। निशा मरने के बाद अगर ये टाइम लूप खत्म हो गया तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और दोस्तों, माइकल फ्रैंकलिन के साथ बात करके जांगो नाम का एक डिवाइस बना लेता है, क्योंकि उस जांगो डिवाइस की मदद से ही उस यूएफओ को यहाँ से वापस भेज सकते हैं और उसकी फैल रही रेडिएशन को भी रोक सकते हैं। माइकल फ्रैंकलिन के पास बार बार जाकर इस जांगो डिवाइस की इक्वेशन सॉल्व करने लगा और फाइनली माइकल ने इस जांगो डिवाइस को तैयार कर ही लिया और आज माइकल इस डिवाइस को एक्टिवेट करने वाला है, जिससे कि ये टाइम लूप अपने आप ही स्टॉप हो जाएगा। अब इसी बातों के दरमियान गौतम एक गुंडे के हाथ से गन छीनकर माइकल को शूट कर देता है और यहाँ माइकल भी गौतम के ऊपर फायर कर देता है।
इस तरह से एक ही टाइम पर ये दोनों ही मर जाते हैं। उसके बाद दिन रीसेट होता है और हम देखते हैं कि माइकल फौरन अपने आदमियों के साथ गौतम के घर पर आता है। लेकिन गौतम तो तब तक अपने घर से बाहर निकल चुका था। वो अपने दोस्त जो कि पुलिस ऑफिसर होता है उस किकी को कॉल करके सारी बातें फिर से बता देता है। और उसी तरह से गौतम फ्रैंकलिन को भी माइकल की सारी सच्चाई बता देता है कि माइकल फ्रैंकलिन को यूज करने वाला है उस जैंगो डिवाइस को एक्टिवेट करने के लिए। इसी दरमियान में माइकल ने निशा को ऑलरेडी किडनैप कर लिया था। तो गौतम भी निशा की तलाश में लग जाता है और थोड़ा इधर उधर ढूंढने के बाद फाइनली गौतम निशा को ढूंढ ही लेता है। और जब वो निशा के हाथ पर ओपन कर रहा होता है कि तभी वहां पर माइकल आ जाता है। गौतम और माइकल के बीच यहाँ पर बहुत बड़ी फाइटिंग होने लगती है और इसी फाइटिंग के दौरान माइकल निशा के सर पर गोली मार देता है और गौतम भी एक रॉड लेकर माइकल के सीने में घुसा देता है। लेकिन माइकल मरते मरते गौतम से कहता है कि अगर तुमने जांगो डिवाइस को एक्टिवेट करने से नहीं रोका तो निशा मर जाएगी। वो यूएफओ धरती से वापस चला गया तो ये टाइम लूप भी खत्म हो जाएगा और तुम दोबारा निशा को देख नहीं पाओगे। अगर तुम दोबारा निशा को देखना चाहते हो तो उस डिवाइस को एक्टिवेट होने से रोक दो। गौतम कहने लगता है कि अगर मैंने जांगो डिवाइस को एक्टिवेट करने से रोक दिया तो माइकल भी दोबारा से वापस आ सकता है, इसलिए मैं इस डिवाइस को एक्टिवेट करने से नहीं रोकूंगा। मैं एक न्यूरोसर्जन हूँ और मैं निशा को किसी भी तरह से बचा लूंगा। लेकिन माइकल तुम्हें तो मरना ही होगा। ऐसा कहते हुए गौतम उस रॉड को माइकल के सीने में घुसा देता है और माइकल की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद गौतम फौरन निशा को हॉस्पिटल लेकर जाता है उसका ऑपरेशन करने के लिए। तो वही दूसरी तरफ फ्रैंकलिन 12 बजे से पहले उस जैंगो डिवाइस को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है क्योंकि उसके अंदर जो कोड्स होते हैं वो सारे माइकल ने फिट किए थे। अब यहाँ पर फ्रैंकलिन किसी भी तरह से जैंगो डिवाइस को एक्टिवेट कर ही देता है और उस जैंगो डिवाइस की कुछ रेस निकलकर उस यूएफओ को टच करते हैं। तो वही यहाँ दूसरी तरफ बेचारा गौतम निशा को बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है। मतलब कि यहाँ पर बहुत ज्यादा इंटेंस सीन चलते रहते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। दूसरे दिन ठीक 7 बजे गौतम की नींद खुलती है। दरवाजे पर उसकी काम वाली बाई आती है और वेजिटेबल के बारे में कुछ बोलने लगती है। उसके बाद जब गौतम हॉस्पिटल जाता है तब उसे पता चलता है कि ये आज उसका नया दिन है, मतलब कि उसकी एक नई शुरुआत है। और उसी तरह से यहाँ पर निशा भी सही सलामत होती है। थोड़ी देर के बाद किट्टी गौतम के पास आकर कहता है कि गौतम, पुलिस वालों को माइकल की डेड बॉडी नहीं मिली, माइकल की डेड बॉडी कहीं मिसिंग है। और वही दूसरे सीन में हमें माइकल को दिखाया जाता है। माइकल के कुछ आदमी माइकल के सीने में उसी आर्टिफिशियल हार्ट को ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं जिस हार्ट को उसी ने बनाया था। तभी अचानक माइकल अपनी आंखें खोलता है और ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, टाइम लूप की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।